साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी या कह सकते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में चर्चा करेंगे जिससे आपकी विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं या एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जिन टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे उनमें पहला है ग्रीन वॉशिंग। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत जो UNFCCC आता है, COP21, COP27 के बारे में, हरित जलवायु निधि अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में और कार्बन टैक्स के संबंध में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग के बारे में कि ग्रीन वॉशिंग जो है ये है क्या। तो इस ग्रीन वॉशिंग शब्दावली को वर्ष 1986 में जे वेस्टरवेल्ड ने प्रस्तुत किया। और क्या है ये? तो किसी कंपनी या संगठन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना, लेकिन वास्तव में उसकी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। मतलब वो ऐसा शो करते हैं कि वो पर्यावरण को सेव कर रहे हैं या उसको बचा रहे हैं, परंतु वो कर क्या रहे होते हैं? एक तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो देखिए, जो ग्रीन वॉशिंग है इसके कई सारे प्रचलित रूप हैं। जैसे इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर देखेंगे। फिविंग करना या झूठ बोलना, मतलब ऐसे पर्यावरणीय दावे करना जो कि केवल झूठे हों। दूसरा, कोई साक्ष्य नहीं देना, ऐसे पर्यावरणीय दावे करना जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। मतलब वो कह तो रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परंतु उसके संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं दे पाते हैं। इसी प्रकार से दुष्प्रभावों को छिपाना, केवल किसी एक पर्यावरणीय गुण के आधार पर किसी उत्पाद को ग्रीन बताना, ये दुष्प्रभावों को छिपाना होता है। ये भी आपका ग्रीन वॉशिंग में आता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है यूरिया खाद का। यूरिया खाद का आप जो उसका गुण बता सकते हैं कि उससे आपकी पैदावार जो है कृषि की बढ़ जाती है, परंतु हम यदि उसके केवल इस गुण को बताएं और जो उससे दुष्प्रभाव होते हैं लॉन्ग टर्म में, जो हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म होती है, बहुत सारी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, यदि उन सभी को हम छिपाते हैं तो ये भी क्या है? एक प्रकार का ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग में यही क्या रहता है कि किसी एक गुण को तो हम बताते हैं, बाकी उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको हम छुपा ले जाते हैं। अप्रासंगिकता, ऐसी सामग्री या पद्धति का उपयोग करने से बचने का दावा करना जो पहले से ही गैर कानूनी या गैर मानवीय कृत्य हो। ठीक है, मतलब आप कहिए कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता हूँ जो पहले से ही प्रतिबंधित है। कम बुराई वाला होना, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले उत्पादों पर पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने का लेबल लगाना, ठीक है, जबकि वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अस्पष्टता, संचालन और सामग्रियों के बारे में जानबूझकर विशेष जानकारी देने से बचना, केवल सामान्य जानकारी देना, उससे संबंधित जो विशिष्ट जानकारियां उनको छुपा जाना। तो ये था आपका ग्रीन वॉशिंग। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत UNFCCC के बारे में। तो इसका पूरा नाम है हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय। यह जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है इसको 1992 में 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है में आयोजित पर्यावरण और विकास सम्मेलन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित किया गया था, इसमें इसको अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। और ये प्रभावी कब हुआ? तो ये जो है आपका 21 मार्च 1994 को, 1992 में ये अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई और ये प्रभावी जो हुआ इफेक्टिव कब से होता है? 1994 में, जब 50 से अधिक देशों द्वारा इसे समर्थित किया जाता है। और इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो जर्मनी के वान शहर में है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 198 हैं, 198, जिसमें भारत भी शामिल है जिसने अभी पुष्टि की है। तो 197 देश हैं और EU अर्थात यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए आधारभूत कानूनी संरचना एवं सिद्धांतों का निर्धारण करता है। और हर साल इसकी एक मीटिंग होती है जिसे कॉप के नाम से जानते हैं। तो जो महत्वपूर्ण जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एक है आपका COP21 और दूसरा जो लेटेस्ट आपका 2022 में हुआ था COP27। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। जो COP21 था जिसको वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था, जिसे पेरिस समझौते के नाम से भी जानते हैं, इसका जो टारगेट था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करना। दूसरा, 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व अर्थात जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ होता है उससे पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पूर्व जितना टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करना,
विकसित देशों द्वारा, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके द्वारा 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करना था। ये जो पेरिस समझौता है प्रभावी कब से होता है? 4 नवंबर 2016 से। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 194 सदस्य, जिसमें 193 देश हैं और EU अर्थात यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट COP27 हुआ था, UNFCCC का COP27। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में। मिस्र के शर्म अल शेख में नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया था। इसमें पहली बार जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति को एजेंडे में शामिल किया गया और इसी COP27 में कमजोर देशों को हानि एवं क्षति, लॉस एंड डैमेज के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये मेन बात थी और यह जो है आपका वर्ष 2030 तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न बनेगा कि भारत ने अपने अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान NDCS के तहत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को, जो हम पारंपरिक तौर पर जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अतिरिक्त जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है उसको 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। जबकि 2022 तक के लिए जो हमारा टारगेट था 2022 तक के लिए 175 गीगावाट था। ठीक है, इसको बढ़ा करके 2030 तक के लिए 500 गीगावाट कर दिया गया है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखिएगा कि UNFCCC का जो COP21 होना है 2023 में, वो कहाँ होना है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE में होना है। अब बात करते हैं कार्बन टैक्स के बारे में। इससे पहले हम लोग कार्बन टैक्स से बात करने से पहले हम लोग हरित जलवायु निधि देख लेते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF है क्या? तो यह UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है और इसकी स्थापना डरबन सम्मेलन, जो कि COP17 था, COP17 था, जो कि 2011 में हुआ था, 2011 में। तो इस डरबन सम्मेलन में हरित जलवायु नीति की स्थापना की गई थी। जबकि इसका प्रावधान जो किया गया था वो 2010 में जो कॉनकुन सम्मेलन हुआ था, या COP16 कह सकते हैं मैक्सिको में, वहाँ पर इसका प्रावधान किया गया था और अगले साल COP17 में या 2011 में इसकी स्थापना की गई, इस निधि की या इस फंड की। और इसका उद्देश्य क्या रहा? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री जो है जैसे कि भारत, तो विकासशील देशों को अनुकूल एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता करना। इसका प्रशासन कौन करता है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? तो हरित जलवायु कोष GCF बोर्ड के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कार्बन टैक्स के बारे में या कार्बन कर। ये है क्या? तो देखिए, प्रदूषण पर कर का एक रूप है। ये प्रदूषण पर कर का यह एक रूप है जिसमें कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है। आधारित किस पे होता है? तो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज के आर्थिक सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और सबसे पहले किस देश ने लगाया? यह प्रश्न पूछा गया है, किसने लगाया सबसे पहले? तो ध्यान रखिएगा, फिनलैंड ने वर्ष 1990 में। भारत में स्पष्टता कार्बन टैक्स नहीं है, मतलब कार्बन टैक्स के नाम से कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, लगाने वाले देश अन्य रूप से जो है कार्बन टैक्स लगाया जाता है, परंतु कार्बन टैक्स के नाम से नहीं है। अन्य जो लगाने वाले देश हैं उसमें स्वीडन और ब्रिटेन है, वर्ष 1991 में इन्होंने प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड और नॉर्वे भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।